एग्जाम से पहले मुझे एक भिखारी मिला। उसकी आंखें लाल थीं और उसने कहा कि वो 20 साल बाद का मैं हूं। इस पर मैंने उसे इग्नोर किया और मुड़कर जाने लगा, पर उस भिखारी ने मेरा पीछा किया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी बात पूरी सुनो। 7 दिन बाद होने वाले गांव में तुम लियू मियांग युवन को चीटिंग कराने के जुर्म में पकड़े जाओगे और तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लियू मियांग युवन मेरा बचपन का जिगरी दोस्त है। लियू मियांग युवन एग्जाम के दौरान बेहोश होने का नाटक करेगा ताकि तुम उसे आंसर्स कॉपी करा सको। इन्विजिलेटर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेगा और ये घटना तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैंने उसका हाथ झटक दिया और बोला, पागल हो क्या? माना कि लियू मियांग युवन पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पर वो मुझसे चीटिंग कराने की हद तक नहीं गिरेगा। और वैसे भी मैं अपने करियर के साथ ऐसा मजाक क्यों करूंगा? जब उस आदमी ने देखा कि मुझे उस पर यकीन नहीं है, तो उसने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ चुका एडमिट कार्ड निकाला। उस पर लगी फोटो, नाम, रोल नंबर और एग्जाम सेंटर सब कुछ बिल्कुल सही था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस एडमिट कार्ड के नीचे एक इंक का निशान था। ये वही निशान था जो कल गलती से मुझसे लग गया था। मैं पूरी तरह से सुन्न रह गया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उस आदमी का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा था। याद रखना, लियू मियांग युवन पर भरोसा मत करना। उसे किसी ने खरीद लिया है। किसने खरीदा है और क्यों? तुम्हारा गांव का स्कोर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है और कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। और हाँ, एग्जाम के बाद लॉटरी जरूर खरीदना। उसका नंबर है। अपनी बात पूरी किए बिना ही वो अचानक गायब हो गया। पीछे रह गया तो बस वो एडमिट कार्ड, जो इस बात का सबूत था कि ये कोई सपना नहीं था। मैंने उस कार्ड को कसकर पकड़ लिया। मेरी हथेलियों में पसीना आ रहा था। टॉपर? मेरे मार्क्स अच्छे तो आते हैं, पर इतने भी शानदार नहीं है। तभी मेरा फोन बजा। ये लियू मियांग युवन का कॉल था। जियांगबी, कहाँ हो? बाहर आओ, कुछ खाते पीते हैं। पहले अगर वो मुझे ऐसे बुलाता तो मैं बिना सोचे तुरंत हाँ कह देता, पर अब नहीं। मुझे भी और पढ़ाई करनी है। फोन के उस पार कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। तुम आजकल मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, मैं बस अपने गांव पर फोकस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। फोन काटने के बाद मेरे अंदर एक बेचैनी सी छा गई। लियू मियांग युवन की बातों से तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर फिर मेरे फ्यूचर वाले वर्जन ने मुझे चेतावनी क्यों दी? घर वापस आने पर मैंने देखा कि मम्मी किचन में काम कर रही है। शाओबे, वापस आ गए? आज की पढ़ाई कैसी रही? ठीक ठाक। मेरा ध्यान कहीं और ही था। पापा स्टडी रूम से बाहर आए और बोले, बेटा, हम तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहते, बस अपना बेस्ट देना। अपने पेरेंट्स की उम्मीद भरी आंखों को देखकर मुझे अचानक एक बात समझ आई। अगर मैं सच में चीटिंग के चक्कर में सस्पेंड हो गया तो उनका कितना दिल टूटेगा। डिनर के बाद मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। टेबल पर फिजिक्स का पेपर खुला रखा था, पर मैं एक भी शब्द नहीं पढ़ पा रहा था। फ्यूचर वाले मैंने कहा था कि कोई मुझे फंसाना चाहता है, पर भला कौन ऐसा करेगा? मैं तो बस एक नॉर्मल सा हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ जो बस पढ़ाई में थोड़ा अच्छा है। मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? तभी मेरा फोन फिर से बजा। ये मेरे क्लास टीचर वैंग सर का कॉल था। जियांगबे, कल एक बार ऑफिस आना, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? अभी सीक्रेट है, कल खुद ही जान लेना। फोन रखने के बाद मेरी घबराहट और बढ़ गई। एग्जाम से ठीक पहले ऐसी क्या गुड न्यूज हो सकती है? अगले दिन मैं समय से पहले ही स्कूल पहुंच गया। ऑफिस में वैंग सर कुछ पेपर सेट कर रहे थे। आगे जियांगबे, बैठो। तुम्हारे पिछले 3 सालों के शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए स्कूल ने तुम्हें छिंगवा यूनिवर्सिटी के अर्ली एडमिशन इंटरव्यू के लिए रिकमेंड करने का फैसला किया है। छिंगवा जाना मेरा हमेशा से सपना था, पर मुझे नहीं लगा था कि ये मौका इतनी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें गांव में 680 से ज्यादा स्कोर करना होगा। 680 स्कोर करना मेरे लिए नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे हर सब्जेक्ट में अपना बेस्ट देना होगा। थैंक यू वैंग सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऑफिस से बाहर निकलते ही मुझे कॉरिडोर में लियू मिन युआन मिला। वो दीवार के सहारे खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर से मेरा इंतजार कर रहा था। छिंगवा का अर्ली एडमिशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टॉपर। तुम्हें कैसे पता? पूरे स्कूल से सिर्फ 3 लोगों को रेकमेंड किया गया है। ये कोई सीक्रेट नहीं है। लियू मिन युआन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वैसे प्रेशर तो बहुत होगा ना? अगर एग्जाम बिगड़ गया तो? ऐसा नहीं होगा। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। लियू मिन युआन ने मुझे एक अजीब सी नजर से देखा और बोला, जियांगबे, हम इतने सालों से जिगरी दोस्त हैं। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। मैंने सिर हिला दिया, पर मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर वो कौन है जो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। दोपहर के मॉक टेस्ट में मैं जानबूझकर लियू मिन युआन से दूर जाकर बैठा। शायद उसने भी ये बात नोटिस कर ली थी, क्योंकि वो बार बार मुड़कर मुझे देख रहा था। एग्जाम आधा ही खत्म हुआ था कि तभी लियू मिन युआन ने अचानक अपना हाथ खड़ा कर दिया। सर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, टीचर ने भवें सिकोड़ते हुए कहा। थोड़ा कंट्रोल करो, बस 40 मिनट बचे हैं। सर, सच में बहुत दर्द है, शायद लंच में कुछ खराब खा लिया था। लियू मिन युआन ने पेट पकड़कर दर्द का नाटक किया। ठीक है, जल्दी जाओ और वापस आओ। अपनी सीट से उठते हुए लियू मिन युआन जानबूझकर मेरी डेस्क से टकराया। एक पर्ची नीचे गिर गई, पर मैंने उसे उठाने की कोई कोशिश नहीं की, बस उसे घूरता रहा। लियू मिन युआन 1 सेकंड के लिए चौंका, फिर खुद ही झुककर वो पर्ची उठाई और तेजी से क्लासरूम से बाहर चला गया। 10 मिनट बाद जब वो वापस आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। एग्जाम के बाद लियू मिन युआन मेरे पीछे पीछे आया। वो जो पर्ची अभी गिरी थी, कैसी पर्ची? मैंने अनजान बनने का नाटक किया। कुछ नहीं। उसने एक फीकी सी स्माइल दी। हाँ सुनो, आज रात सन और बाकी सब हमें केटीवी बुला रहे हैं।
ये हमारी लास्ट पार्टी होगी। सन हमारी क्लास की कल्चरल सेक्रेटरी थी और वो लड़की भी जिस पर मुझे पिछले 2 सालों से क्रश था। नॉर्मली मैं ऐसे प्लान्स कभी कैंसिल नहीं करता, लेकिन अभी मेरा जाना ठीक नहीं रहेगा। मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग एंजॉय करो। ल्यू मिन युआन का चेहरा एकदम से बदल गया। जियांग बे, तुम आजकल बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। पहले तो तुम ऐसे प्लान्स के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते थे। अभी मेरे लिए गाँव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्जाम इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हें खुद पे इतना प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए। ल्यू मिंग युआन की आवाज में एक हल्की सी झंझलाहट थी। और हाँ, सन ने मुझे स्पेशली बोला है कि तुम्हें साथ लेकर ही आना है। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, पर फिर भी मैंने मना कर दिया। मैं सच में नहीं आ पाऊंगा। ल्यू मिंग युआन ने मुझे एक गहरी नजर से देखा और वहां से चला गया। रात को मैं क्लासरूम में अकेला बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी फोन वाइब्रेट हुआ। ये सन का मैसेज था। क्या तुम सच में नहीं आ रहे हो? कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आज के बाद मैं कभी ना कह पाऊं। मैं स्क्रीन को घूरते हुए सोच में पड़ गया कि रिप्लाई करूं या नहीं। तभी अचानक क्लासरूम की लाइट्स बंद हो गईं। कौन है? मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ और अंधेरे में एक जाना पहचाना सा साया मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये मेरा फ्यूचर वर्जन था। तुमने बहुत अच्छा किया जो ल्यू मिंग युआन के जाल में नहीं फंसे, पर अभी खतरा टला नहीं है। आखिर चल क्या रहा है? ल्यू मिंग युआन मुझे क्यों फंसाना चाहता है? वो तो मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है। ल्यू मिंग युआन के पिता ने लोन शार्क से पैसा उधार लिया है। उन लोगों ने उसके सामने एक शर्त रखी है, अगर ल्यू मिंग युआन किसी तरह तुम्हारा गाँव बर्बाद कर दे तो उनका सारा कर्जा माफ हो जाएगा। क्या? मैं पूरी तरह शॉक में था। मुझे पता था कि ल्यू मिंग युआन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पर यह नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। उस लोन शार्क का बेटा भी इस साल गाँव दे रहा है। उसके मार्क्स तुम्हारे बाद सबसे ज्यादा आते हैं। अगर तुम रेस से बाहर हो गए तो उसका बेटा टॉपर बन जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि ल्यू मिंग युआन आजकल किसी न किसी बहाने मेरे इतने करीब क्यों आने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? डटे रहो और उसे कोई भी मौका मत दो। फ्यूचर वाले, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं तुम्हें कुछ और बातें बता देता हूँ। गाँव वाले दिन ल्यू मिंग युआन के अलावा एक और इंसान से बचकर रहना। कौन? जैंग मिंग, जो तुम्हारे एग्जाम हॉल का इन्विजिलेटर होगा। उसने पैसे खाए हैं और वो जानबूझकर ऐसा मौका बनाएगा जिससे ल्यू मिंग युआन अपना काम कर सके। और हाँ, लीजॉम के पेपर के वक्त ल्यू मिंग युआन बेहोश होने का नाटक नहीं करेगा। वो सच में बेहोश हो जाएगा। उन लोगों ने उसके नाश्ते में दवा मिला दी होगी। इतने कमीने लोग। नंबर 1 की पोजीशन के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस वक्त मैं भावनाओं में बह गया था। उसे बेहोश देखकर मैं घबरा गया और उनके बिछाए जाल में फंस गया। बस एक आखिरी बात, उसका शरीर अब धीरे धीरे गायब होने लगा था। सन ने तुम्हें आज रात सच में कुछ बहुत जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। अगर तुमने आज का मौका गवा दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। कैसी बात? वो विदेश जा रही है। आज रात उसे अपने प्यार का इजहार करने का मौका मिलेगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सन मुझे प्रपोज करने वाली है। हाँ, जाओ उसके पास। कुछ चीजें गाँव से भी ज्यादा जरूरी होती हैं। मुझे ये बात समझने में 17 साल लग गए। मेरे फ्यूचर वाले वर्जन ने एक सुकून भरी स्माइल दी। इतना कहकर वो पूरी तरह से गायब हो गया। क्लासरूम की लाइट्स फिर से जल उठी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैंने टाइम देखा, रात के 8:30 बज रहे थे। केटीवी की पार्टी शुरू हो चुकी होगी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपना बैग पैक किया और स्कूल से निकल पड़ा। जवानी सिर्फ एक बार आती है और कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी नहीं बदल सकते। मैं स्कूल के गेट से बाहर निकला ही था कि तभी मुझे पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो सन स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी। उसने एक वाइट ड्रेस पहनी थी और वो एकदम किसी एंजल जैसी लग रही थी। तुम तो केटीवी जाने वाली थी ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम्हें इतना यकीन कैसे था? क्योंकि मैं कल अमेरिका जा रही हूँ। मेरे पापा को वहाँ जॉब मिल गई है और हमारी पूरी फैमिली शिफ्ट हो रही है। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि कहीं तुम्हारा एग्जाम पर फोकस ना बिगड़ जाए। लेकिन आज दोपहर जब तुमने ल्यू मिंग युआन को मना किया तो मुझे लगा कि अगर मैं तुमसे आखिरी बार नहीं मिली तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। सन, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। जब भी मैं तुम्हें बास्केटबॉल कोर्ट में खेलते देखती थी या जब तुम पूरी शिद्दत से मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तुम मुझे बहुत हैंडसम लगते थे। मैं उस वक्त वहीं खड़ा सुन रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को मैं पिछले 2 सालों से चुपके चुपके पसंद करता था वो भी मुझे पसंद करती है। मुझे पता है कि अभी ये सब बोलना सही नहीं है, पर मैं कोई पछतावा लेकर नहीं जाना चाहती थी। चाहे तुम मुझे रिजेक्ट ही कर दो, कम से कम मैंने अपनी दिल की बात कह दी। नहीं तो मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाता। अच्छे से एग्जाम देना, ट्विसिंग हुआ में एडमिशन लेना और फ्यूचर में क्या? वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। फ्यूचर में मैं तुमसे मिलने अमेरिका आऊंगा। मैंने उसकी बात पूरी की। वो पल भर के लिए हैरान हुई और फिर मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जियांग बेई, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। उसे अंधेरे में दूर जाते हुए देखकर मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उसके लिए भी। मुझे ये करना ही होगा। घर पहुंचने पर टेबल पर मेरे लिए हल्का सा नाश्ता रखा हुआ था। मैं अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। आज रात बहुत कुछ हो गया था। मुझे सब कुछ अच्छे से प्रोसेस करना था। ल्यू मिंग युआन को इस्तेमाल करके मुझे एग्जाम में फंसाने की साजिश रची जा रही है। इन्विजिलेटर जांग मिंग भी उनके साथ मिला हुआ है। सन कल देश छोड़कर जा रही है और मुझे ट्विसिंग हुआ जाने के लिए 680 से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन मेरा दिमाग एकदम क्लियर था।
तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ये ल्यू मिंग युआन का मैसेज था। भाई तुम कहाँ चले गए थे? केटीवी की पार्टी भी खत्म हो गई। मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया। आज से हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं रही। तभी उसका एक और मैसेज आया, मैं कल तुमसे बात करना चाहता हूँ। कुछ चीजें हैं जो क्लियर करनी बहुत जरूरी है। लगता है उसे भी कुछ शक हो गया था। मैंने फोन स्विच ऑफ किया और पढ़ाई करने लगा। अब जब मुझे उनके प्लान के बारे में सब पता चल गया था तो मुझे अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी थी। अगले दिन मैं जानबूझकर स्कूल लेट पहुंचा ताकि मुझे ल्यू मिंग युआन से बात न करनी पड़े। क्लास के दौरान मैं महसूस कर पा रहा था कि वो बार बार मुझे देख रहा है। उसके चेहरे पर टेंशन, गिल्ट और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। लंच के टाइम उसने मुझे आखिरकार घेर ही लिया। जियांग बे, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना चाहा। ये गाँव के बारे में है। मैं शायद तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला हूँ। मैं वहीं रुक गया और पूछा, कैसी बात? उसने अपने होठ चबाते हुए कहा, मेरे पापा ने कुछ लोगों से कर्ज लिया है। उन लोगों ने कहा है कि अगर मैं तुम्हारा गाँव बिगाड़ दूं तो वो सारा कर्ज माफ कर देंगे। आखिरकार इसने सच बोल ही दिया। तो फिर तुमने क्या करने का फैसला किया है? मैंने उसे एक तीखी नजर से घूरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता जियांग भाई, मैं सच में तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, लेकिन मेरे पापा। तुम्हारे पापा ने कितना उधार लिया है? 3 लाख। एक आम फैमिली के लिए 3 लाख का अमाउंट सच में बहुत बड़ा होता है। लियो मिंग युआन, क्या तुमने एक बार भी सोचा कि अगर मैं सच में चीटिंग के जुर्म में सस्पेंड हो गया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? मुझे पता है, लेकिन कोई लेकिन नहीं। मैंने उसकी बात काट दी। मैंने तुम्हें अपना भाई माना और तुम मेरा फ्यूचर बर्बाद करने पर तुले हो। जियांग भाई, मैं बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। कुछ रास्तों पर इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है। दोपहर को मेरे क्लास टीचर मुझसे मिलने आए। जियांग भाई, मैंने सुना है कि तुम आजकल काफी प्रेशर में हो। मैं ठीक हूँ। एग्जाम एकदम सिर पर है तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, वांग सर, क्या गाँव के इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी फाइनल हो गई है? हाँ, लगभग हो गई है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम टेंशन मत लो। सभी टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। एक्सपीरियंस्ड? मैंने मन ही मन एक तंज भरी हंसी हंसी। रात की सेल्फ स्टडी के वक्त मैंने अनजाने में कुछ बच्चों को आपस में बात करते हुए सुना। मैंने सुना है कि इस बार जांग मिंग सर रूम नंबर 12 में ड्यूटी देंगे, वही जिसमें लीजोंग का पेपर है ना? हाँ, मुझे तो खुशी है कि वो इन्विजिलेटर होंगे। वो क्लास में भी काफी अच्छे हैं। रूम नंबर 12 मेरा ही एग्जाम हॉल था। इसका मतलब मेरे फ्यूचर वाले वर्जन ने जो कुछ भी कहा था वो सब एकदम सच था। अब गाँव में बस 13 दिन बचे थे। इन दिनों में ल्यू मिंग युआन से बिल्कुल दूर रहा। वो भी चुपचाप रहा और उसने मुझसे बात करने की कोई कोशिश नहीं की। पर मुझे पता था कि ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है जो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। स्कूल से छुट्टी होने के बाद एक ऐसे इंसान ने मुझे आवाज दी जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जियांग भाई, ये जांग मिंग था। मैं एकदम शांत खड़ा रहा। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सर, लेकिन मेरी फिजिक्स की तैयारी अच्छी है। चलो, अच्छी बात है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उसके वहां से जाते ही मैंने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। क्या अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहा था। रात को घर जाकर मैंने पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ था उसे अपने दिमाग में रिवाइंड किया। दुश्मनों का प्लान एकदम साफ था। ली जोंग के पेपर में ल्यू मिंग युआन बेहोश हो जाएगा। फिर जैंग मिंग ऐसा सीन बनाएगा जिससे ल्यू मिंग युआन मेरे करीब आ सके और फिर वो लोग मुझे चीटिंग के जाल में फंसा देंगे। प्लान तो उनका बहुत तगड़ा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मुझे उनके प्लान की सारी खबर पहले से लग चुकी थी। शाओबे, अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, बस थोड़ी देर और। ज्यादा रात तक मत जागना। अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने मार्क्स आते हैं, बस अपना बेस्ट देना। मम्मी, अगर एग्जाम में कोई गड़बड़ हो गई तो? कैसी गड़बड़? जैसे अगर किसी ने मुझे चीटिंग के झूठे केस में फंसा दिया तो? पागल बच्चे, ये कैसी बातें सोच रहा है? तुम कैसे इंसान हो ये मम्मी को बहुत अच्छे से पता है। अगर पूरी दुनिया भी तुम पर भरोसा ना करे तो भी मम्मी तुम पर भरोसा करेंगी। अब जल्दी सो जाओ, मम्मी को यकीन है कि तुम बहुत अच्छा करोगे। कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद मैंने अपना फोन चेक किया। एक अननोन नंबर से एक अनरीड मैसेज था। जैंग बे, मैंने सुना है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। क्या तुम ट्यूशन पढ़ाना चाहोगे? पैसे हम आपस में डिसाइड कर लेंगे। मैं जोर से हंसा। ऐसे टाइम पर मुझसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं? क्या मैं कोई बेवकूफ लगता हूँ? मैंने सीधा उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। अगले दिन स्कूल ने हमारा आखिरी मॉक टेस्ट रखा। मैंने जानबूझकर सिटिंग अरेंजमेंट को ध्यान से देखा और मेरी उम्मीद के मुताबिक मेरी और ल्यू मिंग युआन की सीट बिल्कुल आगे पीछे थी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। एग्जाम शुरू होने से पहले ल्यू मिंग युआन ने पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस थे। मैं बस बिना कोई एक्सप्रेशन दिए अपने क्वेश्चन पेपर को घूरता रहा। कल तक का मेरा भाई आज मेरा दुश्मन बन गया था। जिंदगी भी कितनी अजीब है। जब आधा टाइम निकल गया तब ल्यू मिंग युआन ने अचानक हाथ खड़ा किया। सर, मुझे अपना पेन चेंज करना है। इन्विजिलेटर ने हाँ में सिर हिलाया। ल्यू मिंग युआन जैसे ही खड़ा हुआ वो जानबूझकर मेरी डेस्क से टकराया और एक पेन लुढ़ककर मेरे पैरों के पास आ गया। मैंने उस पेन की तरफ देखा तक नहीं, बस अपने पैर से उसे और दूर खिसका दिया। ल्यू मिंग युआन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झुककर अपना पेन उठाया और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। पेपर खत्म होने के बाद उसने मेरा रास्ता रोक लिया। जैंग बे, मैं सच में। दफा हो जाओ,
मेरे इस एक लफ्ज ने उसकी सारी हिम्मत तोड़ दी। गाँव से ठीक एक दिन पहले स्कूल ने हमें छुट्टी दे दी ताकि हम घर जाकर रिलैक्स कर सकें, लेकिन मैंने कहीं और जाने का फैसला किया। मैं एयरपोर्ट गया, सन को सी ऑफ करने नहीं, क्योंकि वो तो कल ही जा चुकी थी। मैं बस वहां जाकर कुछ देर शांति से बैठना चाहता था। उड़ती हुई फ्लाइट्स को देखकर मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अगर मेरे फ्यूचर वर्जन ने मुझे वार्निंग नहीं दी होती तो आज मेरी क्या हालत होती। शायद मैं बेवकूफों की तरह लियू मिंग युआन की मदद कर देता और फिर मेरा एग्जाम कैंसिल हो जाता। शायद मैं सन के प्यार के इजहार को मिस कर देता और जिंदगी भर पछताता रहता। शायद मेरी जिंदगी एकदम अलग ही मोड़ ले लेती। तभी मेरे पास खड़े एक अंकल ने मुझसे बात करना शुरू किया। अकेले हो बेटे? हाँ। तुम तो स्टूडेंट लग रहे हो। कल तुम्हारा गाँव है? हाँ अंकल। डर लग रहा है? हाँ थोड़ा सा। मेरी बेटी का भी पिछले साल गाँव था। एक दिन पहले वो इतनी नर्वस थी कि रात भर सो नहीं पाई। और फिर तुम्हें पता है क्या हुआ? पेपर खराब हो गया। बिल्कुल नहीं, उसने अपनी उम्मीद से भी कहीं बेहतर परफॉर्म किया और एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। कभी कभी थोड़ी टेंशन होना भी अच्छा होता है। ऑल द बेस्ट बेटा। वो अंकल मेरी पीठ थपथपाकर वहां से चले गए। मैं शाम तक एयरपोर्ट पर ही बैठा रहा और फिर घर गया। पापा ने बहुत ही शानदार बैनर बनाया था। कल पापा तुम्हें एग्जाम सेंटर तक छोड़ने चलेंगे। कोई बात नहीं पापा, मैं खुद चला जाऊंगा। ऐसे कैसे? कल का दिन इतना इंपॉर्टेंट है। मुझे पता था कि मैं उनसे बहस में नहीं जीत सकता, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। रात के 9 बजे मैं बिस्तर पर लेट गया, पर मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। कल वो दिन था जिसका मुझे इंतजार था। मुझे अपना 200% फोकस रखना होगा। मैं दुश्मनों को कोई भी मौका नहीं दे सकता। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ये अमेरिका से सन का मैसेज था। जियांग बे, कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। समंदर पार से मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। साथ में उसने एक फोटो भी भेजी थी। वो उसके नए स्कूल के गेट पर ली गई एक सेल्फी थी। उसकी स्माइल आज भी उतनी ही प्यारी थी। मैंने बस 2 लफ्जों में रिप्लाई किया, मैं इंतजार करूंगा। फोन साइड में रखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और सन के लिए। कल मैं एक ऐसी शानदार जंग लड़ने वाला हूं जिसे मैं जीत कर ही रहूंगा। आधी रात को मुझे अचानक लगा जैसे कमरे में कोई हलचल हुई है और मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में कोई खड़ा था। ये मेरा फ्यूचर वर्जन था, लेकिन इस बार वो काफी अलग लग रहा था। उसने एक बेहतरीन सूट पहना हुआ था और वो एकदम कॉन्फिडेंट दिख रहा था। पहले वाली वो हताशा उसके चेहरे से बिल्कुल गायब थी। ऐसा लग रहा है कि तुम काफी बदल गए हो। तुम भी बदल गए हो, क्योंकि पास्ट बदल गया है तो फ्यूचर का बदलना तो तय ही है। लेकिन कल की एग्जाम में तुम्हें अभी भी बहुत सतर्क रहना होगा। मुझे पता है। नहीं, तुम्हें नहीं पता। उन लोगों ने एक बैकअप प्लान भी बना रखा है। कैसा बैकअप प्लान? मेरी नींद एकदम से उड़ गई। लियू मिंग युआन का बेहोश होना तो सिर्फ उनका पहला कदम है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होगा। उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जैंग मिंग चुपके से तुम्हारी डेस्क में एक मोबाइल फोन छिपा देगा। मोबाइल फोन? हाँ, उस फोन में ली जोंग पेपर के सारे आंसर्स सेव होंगे। जब लियू मिंग युआन बेहोश होगा और हॉल में अफरा तफरी मचेगी, तब कोई दूसरा इन्विजिलेटर आके वो फोन ढूंढ निकालेगा। कितना खौफनाक प्लान है। मतलब अगर मैं लियू मिंग युआन की मदद ना भी करूं, तब भी वो मुझे चीटिंग के केस में फंसा ही देंगे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। एग्जाम हॉल में घुसते ही सबसे पहले अपनी डेस्क का कोना कोना अच्छे से चेक करना। अगर कुछ भी अजीब दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। और कुछ? बस एक और बात। ये उस मास्टरमाइंड बॉस के क्राइम्स के सबूत हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्हें पुलिस को सौंप देना। मैंने वो लिफाफा ले लिया। उसके अंदर कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट्स थे। तुम्हें ये सब कैसे मिले? 17 साल का वक्त बहुत होता है इन सब चीजों का पता लगाने के लिए। याद रखना, अपना दिमाग एकदम शांत रखना। किसी भी बात से घबराना मत। और हाँ, ली जोंग के आखिरी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। मुझ पर भरोसा रखो। इतना कहकर वो साया धीरे धीरे गायब हो गया। मैंने अपने हाथ में पकड़े उस लिफाफे को देखा और एक गहरी सांस ली। कल इस पूरे खेल का आखिरी दिन होगा। सुबह 6 बजे मैं अपने काम पर उठ गया। मम्मी ने नाश्ता तैयार रखा था। अच्छे से खा लो, पेपर में बहुत एनर्जी लगती है। मैंने अपना नाश्ता पूरी लगन से खत्म किया। आज का दिन बहुत क्रूशल था। मैं कोई भी गड़बड़ अफोर्ड नहीं कर सकता था। 7:30 बजे पापा मुझे कार में एग्जाम सेंटर ले गए। रास्ते भर वो मुझे इंस्ट्रक्शंस देते रहे। एडमिट कार्ड रख लिया है ना? हाँ पापा रख लिया। कुछ एक्स्ट्रा पेन्स भी रख लेना और ज्यादा टेंशन मत लेना, बस अपना नॉर्मल गेम खेलना। एग्जाम सेंटर के बाहर पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की भीड़ जमा थी। उस भीड़ में मुझे लियू मिंग युआन दिखा। वो कुछ दूरी पर खड़ा बेचैनी में इधर उधर टहल रहा था। मुझे देखने के बाद ऐसा लगा कि वो मेरे पास आके कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिर में वो अपनी जगह से नहीं हिला। ठीक 8 बजे एग्जाम हॉल के गेट खुले और मैंने एक गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखा। रूम नंबर 12, सीट नंबर 15। अपनी सीट पर पहुंचते ही मैंने सबसे पहला काम किया अपनी डेस्क को चेक करने का। मैंने उसका कोना कोना छान मारा। स्टूडेंट, तुम क्या कर रहे हो? एक इन्विजिलेटर मेरे पास आया। मैंने ऊपर देखा तो वो जैंग मिंग था। सर, मैं बस अपनी डेस्क चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई एक्स्ट्रा सामान तो नहीं रखा है। ओह, अच्छी बात है, अलर्ट रहना चाहिए। मैंने अपनी तलाशी जारी रखी और आखिरकार डेस्क के अंदर वाले हिस्से में एक दरार के बीच मुझे कुछ सख्त सा महसूस हुआ। वो एक मोबाइल फोन था। सर, मैंने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाया। मेरी डेस्क के अंदर एक मोबाइल फोन रखा है। पूरा हॉल पल भर में एकदम शांत हो गया। जैंग मिंग के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? एक दूसरी लेडी इन्विजिलेटर तेजी से मेरी तरफ आई। मैंने बहुत ही सावधानी से उस फोन को बाहर निकाला। ये इसी डेस्क की दरार में फंसा हुआ था। ये मेरा नहीं है। उस लेडी टीचर ने वो फोन अपने हाथ में लिया। उनका चेहरा एकदम सख्त हो चुका था। ये सब क्या चल रहा है?
मुझे भी नहीं पता मैम, मैं बस अपनी डेस्क चेक कर रहा था और मुझे ये मिल गया। पास खड़े जैंग मिंग के माथे पर पसीने की बूंदें साफ छलक रही थीं। शायद किसी पिछले स्टूडेंट का फोन यहाँ छूट गया होगा। उसने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उस लेडी टीचर ने जैसे ही वो फोन ऑन किया, उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। इसमें तो क्वेश्चन पेपर के आंसर सेव है। पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। सुजन मैम, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, मुझे इसकी तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। उन्होंने अपना वॉकी टॉकी निकाला और एग्जाम कमेटी को कांटेक्ट करने लगी। मैं एक साइड खड़ा था, बाहर से एकदम शांत, पर अंदर ही अंदर मैं हंस रहा था। जैंग मिंग, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं तुम्हारा ये घटिया प्लान पहले ही पकड़ लूंगा। बहुत जल्द एग्जाम कमेटी के लोग वहां आ गए। उन्हें लीड कर रहे थे एजुकेशन बोर्ड के एक सीनियर ऑफिसर। क्या हुआ यहाँ? लेडी टीचर ने उन्हें पूरी बात समझा दी। ऑफिसर गुस्से से आग बबूला हो गए। तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करो, मुझे पता लगाना है कि ये फोन यहाँ किसने रखा है। सर, यहाँ का कैमरा शायद खराब हो गया है। खराब हो गया है? ऑफिसर ने जैंग मिंग को घूरते हुए पूछा। कितना अजीब इत्तेफाक है ना कि कैमरा सच में खराब हो गया है। वो कल से ही। बस बहुत हुआ, ऑफिसर ने उसे बीच में ही रोक दिया। अभी के लिए इस हॉल का एग्जाम रोक दो और सभी स्टूडेंट्स को बैकअप हॉल में शिफ्ट करो। और फिर हमें एक और हॉल में भेज दिया गया। नए इन्विजिलेटर्स और नई सिटिंग अरेंजमेंट। लियू मिंग युआन को इस बार मुझसे बहुत दूर बिठाया गया था। मैंने उसे देखा, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। वो मुझसे आंख भी नहीं मिला पा रहा था। ठीक 9 बजे एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो गया। लिटरेचर का एस्से टॉपिक था, ऑप्शन या चॉइसेस। क्या गजब का टॉपिक था। मैंने अपने पेन से लिखना शुरू किया। जिंदगी बस कई सारे फैसलों का एक कलेक्शन है। कुछ फैसले बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन वो हमारी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकते हैं। 2.5 घंटे का वक्त पलक झपकते ही बीत गया। आखिरकार मैंने चैन की सांस ली। पहला पेपर एकदम स्मूथ गया। दोपहर को लंच के लिए घर गया तो मम्मी मुझसे दुनिया भर के सवाल पूछने लगी। सुबह का पेपर कैसा हुआ? ठीक ठाक था। मैंने सुना है कि तुम्हारे हॉल में कुछ गड़बड़ हो गई थी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, पर उससे एग्जाम पर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने उन्हें सच नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वो खामखा टेंशन ले। दोपहर को मैथ का पेपर था। इस बार कोई ड्रामा नहीं हुआ। लियू मिंग युआन ने पूरे टाइम शांति से अपना काम किया। उसने मुश्किल से ही अपना सिर ऊपर उठाया होगा। पेपर के बाद स्कूल के गेट पर मुझे मेरे क्लास टीचर मिल गए। जैंग बेई, मुझे सुबह वाली घटना के बारे में पता चला। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं वांग सर। चलो ठीक है, कल के पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करना। रात को न्यूज में सुबह वाले इंसिडेंट की खबर आ रही थी। एक स्टूडेंट ने वायरलेस डिवाइस से चीटिंग करने की कोशिश की, जिसे इन्विजिलेटर्स ने रंगे हाथों पकड़ लिया और रोक दिया। पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जैंग मिंग का तो खेल खत्म। लियू मिंग युआन ने मुझे एक मैसेज भेजा। सॉरी, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। अगर माफी मांगने से सब ठीक हो जाता तो फिर पुलिस का क्या काम। अगले दिन ली जोंग का पेपर था। यह सबसे क्रूशियल दिन था। मैं समय से पहले ही सेंटर पहुंच गया। इस बार सभी इन्विजिलेटर्स दूसरे स्कूलों से बुलाए गए थे। लगता है एजुकेशन बोर्ड को भी समझ आ गया था कि मामला कितना सीरियस है। 9 बज चुके थे। पेपर शुरू हुआ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैं बिना किसी हड़बड़ी के बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। 1 घंटा बीतने के बाद लियू मिंग युआन अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ। सर, वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। सुनो, इसके हाथ तो एकदम ठंडे पड़ गए हैं। डॉक्टर को बुलाओ। मैं अपनी सीट पर बैठा चुपचाप तमाशा देख रहा था। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है, तो मैं आखिर क्यों परवाह करूं। डॉक्टर तुरंत वहां आ गए और लियू मिंग युआन को स्ट्रेचर पर ले गए। हॉल में फिर से शांति छा गई। पर मुझे पता था, अगर हम पुराने वाले हॉल में होते और जैंग मिंग यहां होता तो वो इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मेरी डेस्क पर अपना कमाल दिखा चुका होता। किस्मत से उनका सारा प्लान मिट्टी में मिल गया। आखिरी के आधे घंटे में मैंने अपनी आंसर शीट चेक करना शुरू किया। फ्यूचर वाले मेरी कही हुई बात को याद करते हुए मैंने जानबूझकर आखिरी क्वेश्चन पर फोकस किया। और सच में ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर था। वैसे मैं खुद भी इसे सॉल्व कर लेता, लेकिन कोई हिंट दे दे तो और भी अच्छा है। तभी घंटी बज उठी और ली जोंग का पेपर खत्म हो गया। हॉल से बाहर निकलते वक्त सूरज की धूप कुछ ज्यादा ही चमकीली लग रही थी। मैं जानता था कि सबसे मुश्किल पड़ाव अब पार हो चुका था। दोपहर को इंग्लिश का पेपर था और रात को इलेक्टिव सब्जेक्ट का। सब कुछ एकदम मक्खन की तरह स्मूथ गया। जब गाँव फाइनली खत्म हुआ तो ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। रिजल्ट चाहे जो भी हो, कम से कम मैंने उन सारे बिछाए हुए जालों से खुद को बचा तो लिया था। हॉल से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि मेरा क्लास मॉनिटर दौड़ता हुआ आ रहा है। जैंग बे, कैसा हुआ पेपर? ठीक ही था। बहुत बढ़िया। आज रात हम सब डिनर पार्टी कर रहे हैं, तुम भी चलो। मैंने थोड़ा सोचा और हाँ में सिर हिला दिया। अब नॉर्मल लाइफ में वापस लौटने का वक्त आ गया था। डिनर पार्टी स्कूल के पास वाले रेस्टोरेंट में थी। सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे और क्वेश्चन पेपर के आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। फिजिक्स के आखिरी क्वेश्चन का तुम लोगों ने क्या आंसर लगाया? मैंने बी पर टिक किया। तुमने? मैंने सी लगाया। क्या बात कर रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक साइड बैठा बस मुस्कुराता रहा। जब रिजल्ट आएगा तब इन्हें खुद ही पता चल जाएगा। हाँ सुनो, मैंने सुना है लियू मिंग युआन हॉस्पिटल में एडमिट है। किसी ने कहा। क्या हो गया उसे? शायद फूड पॉइजनिंग हुई है। एग्जाम हॉल में ही बेहोश हो गया था। यार ये तो बहुत बुरा हुआ। उसका तो ली जोंग का पेपर भी पूरा नहीं हुआ था। एग्जाम खत्म होने के तीसरे दिन मैं पुलिस स्टेशन गया और वो लिफाफा पुलिस वाले को दे दिया। ये क्या है? ये कुछ क्राइम्स के पक्के सबूत हैं। ये लोन शार्क्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से जुड़े हुए हैं। पुलिस ऑफिसर ने लिफाफा खोला और उनका चेहरा सीरियस होता चला गया। तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? किसी ने मुझे अनजान बनकर भेजा था। मैंने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया। ठीक है,
हम इसकी जांच करेंगे। कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। अब बाकी का काम कानून खुद देख लेगा। एक हफ्ते बाद न्यूज में एक बहुत बड़ी खबर आई। एक बड़े लून शार्क गैंग का पर्दाफाश हो चुका था और वो करोड़ों का घोटाला कर रहे थे। उस गैंग में वो मास्टरमाइंड बॉस भी अरेस्ट हुआ था जो अपने बेटे को टॉपर बनाना चाहता था। लियू मिनुआन की फैमिली का कर्जे वाला मैटर भी सुलझ गया था, लेकिन हमारी पुरानी दोस्ती अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। जुलाई की शुरुआत में गांव काओ का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। मैंने 695 मार्क्स स्कोर किए थे। मैं पूरे शहर में फर्स्ट था और पूरे स्टेट की टॉप 10 लिस्ट में मेरा नाम था। थिंगवा का एडमिशन लेटर भी बहुत जल्द आ गया। पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बेटा, तुम कमाल हो, अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उन सब की बधाइयां कबूल की, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में कोई और ही चल रहा था। उसी रात मैंने सन को एक मैसेज भेजा, मेरा थिंगवा में एडमिशन हो गया है। मुझे बस 1 सेकंड में रिप्लाई आ गया, सच में? ये तो बहुत खुशी की खबर है। 4 साल बाद मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। हमारी वो चैट हिस्ट्री देखकर मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। कुछ लोगों का इंतजार करना सच में वर्थ इट होता है और कुछ सपने पूरे करने लायक होते हैं। अगस्त के आखिर में मैंने अपना सामान पैक किया और बीजिंग जाने की तैयारी करने लगा। निकलने से ठीक पहले मुझे लियू मिंग युआन का एक मैसेज आया, जियांग बेई, तुम्हें सिंगवा के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया है। मैं अगले साल फिर से ट्राई करूंगा। मुझे पता है कि शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन मैं फिर भी तुमसे सॉरी कहना चाहता हूं। और हाँ, थैंक यू भी। मैं बहुत देर तक अपनी फोन स्क्रीन को घूरता रहा। आखिर में मैंने बस एक छोटा सा रिप्लाई किया, गुड लक, और उसके बाद मैंने उसका कॉन्टैक्ट हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। कुछ लोग हमारी जिंदगी के सफर में सिर्फ कुछ दूर चलने के लिए ही आते हैं। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगी। मैं खिड़की के सहारे उस शहर को पीछे छूटते हुए देख रहा था। 18 साल की इस उम्र में मेरे लिए पूरा आसमान खुला था और मेरी असली जिंदगी तो बस अब शुरू हुई थी। कॉलेज की लाइफ मेरी सोच से भी ज्यादा शानदार थी। सिंगवा में पढ़ाई का बहुत प्रेशर था, पर मुझे इसमें मजा आ रहा था। हर दिन क्लासेस और सेल्फ स्टडी के अलावा मैं सन से वीडियो कॉल पर बात करता था। टाइम जोन का डिफरेंस एक प्रॉब्लम था, पर हम दोनों ही इसे मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। स्क्रीन पर उसकी स्माइल आज भी वैसी ही थी। आज का दिन कैसा रहा? बहुत बढ़िया। और तुम्हारा? तुम्हारी याद आ रही है। उसके वो कुछ लफ्ज मेरे दिल को सुकून से भर देते थे। इसी बीच मैंने एक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और मजे की बात ये थी कि मुझे उसी यूनिवर्सिटी में जाना था जहां सन पढ़ रही थी। जब मैंने उसे ये खबर दी तो फोन के उस पार से उसके रोने की आवाज आई, सच में तुम आ रहे हो? हाँ, सच में, अगले साल सितंबर में। ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी। उस पल मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था और देखते ही देखते कॉलेज का 3rd ईयर आ गया। मैंने अपना वादा निभाया और अमेरिका पहुंच गया। पूरे 2 साल बाद मैं उसे एयरपोर्ट के एग्जिट पर देख रहा था। उसने एक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, बिल्कुल हाई स्कूल के उस आखिरी दिन की तरह। जियांग बेई, वो दौड़ती हुई आई और मेरे गले लग गई। मैं आ गया हूँ। मैंने उसे कसकर बाहों में भर लिया। ये कोई सपना तो नहीं है? नहीं, ये सपना नहीं है। अमेरिका में हम एक साथ क्लास अटेंड करते, साथ बैठकर पढ़ाई करते और उस नए देश में नई नई जगहें एक्सप्लोर करते। वीकेंड्स पर हम शहर से दूर ड्राइव पर निकल जाते। एक दिन पहाड़ की चोटी पर ढलते सूरज के सामने मैंने उसे प्रपोज कर दिया, सन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया, आई लव यू। वापस अपने देश आने के बाद मैंने जॉब के लिए तैयारी शुरू कर दी। मेरे शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड और फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम की वजह से मुझे कई टॉप कंपनीज से ऑफर मिले। आखिरकार मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को सिलेक्ट किया। इसलिए नहीं कि वो मुझे सबसे ज्यादा पैकेज दे रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अपनी अमेरिका वाली ब्रांच में पोस्टिंग देंगे। मेरे ग्रेजुएशन डे के दिन मेरे पेरेंट्स भी आए थे। बेटा, हमें तुम पर बहुत नाज है। मम्मी की आंखों में आंसू थे। थैंक यू। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उनके सपोर्ट के बिना मैं आज इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाता। जॉब के दूसरे साल में मैंने और सन ने दोनों देशों में अपनी शादी की पार्टी होस्ट की। हमारी शादी में मुझे बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे नजर आए, मेरे हाई स्कूल के क्लासमेट्स, कॉलेज के दोस्त और मेरे कलीग्स। पर एक शख्स जो वहां नहीं था, वो था लियू इन युआन। मैंने सुना था कि उसे एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था और वो अपने होम टाउन में ही अपना करियर बना रहा था। हमारी जिंदगी के रास्ते अब हमेशा के लिए अलग हो चुके थे। शादी के बाद हमारी लाइफ एकदम शांत और सुकून भरी थी। मैं टेक्नोलॉजी और रिसर्च डिपार्टमेंट संभाल रहा था और सुन एक आर्ट गैलरी में काम करती थी। भले ही हम अलग अलग शहरों में रह रहे थे, पर हम हर महीने मिलते थे। जब मैं 30 साल का हुआ तो मेरी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई। कंपनी का एक पुराना एम्प्लॉय होने के नाते मुझे शेयर के तौर पर एक बहुत बड़ी रकम मिली। मैंने ये बात सुन को बताई। सच में? हाँ, सच में। मैं अपने देश वापस ट्रांसफर लेने के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या फिर हम दोनों हमेशा के लिए अमेरिका में भी सेटल हो सकते हैं। आखिरकार हमने वापस अपने देश लौटने का फैसला किया। हमने शंघाई में एक नया घर खरीदा और फाइनली एक साथ रहने लगे। अगले साल हमारी एक बेटी हुई। हमने उसका नाम जियांग सी युआन रखा, इस उम्मीद के साथ कि वो जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छुएगा।
अपने हाथों में उस नन्ही सी जान को खिलाते हुए मुझे सालों पुरानी वो रात याद आ गई। अगर मुझे मेरे फ्यूचर वर्जन से वो वार्निंग नहीं मिली होती तो आज मेरी लाइफ कैसी होती? शायद मैं एक फेलियर बनकर पूरी जिंदगी पछतावे में गुजार देता। शायद मेरे और सुन की कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाती। क्या सोच रहे हो? सुन ने मेरे कंधे पर सिर रखते हुए पूछा। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि हम कितने लकी हैं। हाँ, सच में बहुत लकी हैं। 35 की उम्र में मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर फोकस करती थी। मुझे आज भी याद था कि एक इंसान की जिंदगी में गाँव की कितनी वैल्यू होती है। मैं चाहता था कि टेक्नोलॉजी के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन का बराबर मौका मिले। मेरी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी और 3 साल बाद हमने सफलतापूर्वक फंडिंग भी उठा ली। पर मुझे जिस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ये कि हमारे इन्वेस्टर्स की लिस्ट में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम था, लियू मिंग युआन। इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा चुका था। बहुत दिनों बाद मिले। अग्रीमेंट साइन करने की सेरेमनी में हमने बस एक फॉर्मल सी बातचीत की। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया, कोई पुरानी बातें नहीं हुई, कोई माफ़ी नहीं मांगी गई। हम बस 2 नॉर्मल बिजनेस पार्टनर्स की तरह बिहेव कर रहे थे और ऐसा होना ही ठीक था। मेरी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वो बहुत स्मार्ट और समझदार थी। हर बार जब मैं उसे देखता तो मुझे वो रात याद आ जाती जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। अगर फ्यूचर में कभी वो भी ऐसे किसी बड़े दौराहे पर खड़ी होगी तो मैं उसे यही समझाऊंगा, उस रास्ते को चुनो जो तुम्हें सही लगे और फिर बिना डरे उस पर आगे बढ़ती रहो। किसी की बातों में आकर अपना फैसला मत बदलना, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और इसमें रीटेक का कोई ऑप्शन नहीं होता। मेरे 40वें जन्मदिन पर मुझे एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट मिला, एक चिट्ठी जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं था। जब मैंने उसे खोला तो पता चला कि वो लियू मिंग युआन ने लिखी थी। जियांग बे, 22 साल हो गए। आखिरकार मैंने तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की हिम्मत जुटा ही ली। मैं तुमसे कोई माफी नहीं मांगना चाहता, मैं बस अपने दिल की कुछ बातें तुमसे शेयर करना चाहता था। उस गाँव को वाले साल मैंने तुम्हें लगभग बर्बाद कर ही दिया था। इन सालों में मैंने हमेशा यही सोचा है कि अगर उस वक्त मैंने पैसों के लालच में आकर अपनी दोस्ती को दांव पर ना लगाया होता तो क्या होता? शायद आज भी हम बेस्ट फ्रेंड्स होते, शायद मुझे भी किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता, शायद मेरी जिंदगी एकदम अलग होती। लेकिन अब इन शायद का कोई मतलब नहीं है। मैंने गलत रास्ता चुना और मुझे उसका अंजाम भुगतना ही पड़ा। इतने सालों तक मैंने जी तोड़ मेहनत इसलिए नहीं की कि मैं अपने पाप धो सकूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं खुद को साबित करना चाहता था कि मेरी भी कोई औकात है। तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मैंने किसी प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि एजुकेशन की फील्ड में अपना एक छोटा सा हिस्सा देने के लिए किया था। अगर उस वक्त मेरे पास एजुकेशन के बेहतर साधन होते तो शायद मेरे पिता को उन लोन शार्क्स के जाल में नहीं फंसना पड़ता। शायद मैं कभी इतना नीच फैसला नहीं लेता। जियांग बे, थैंक यू कि तुमने उस वक्त मुझे बर्बाद नहीं किया, और थैंक यू कि तुम हमेशा मेरे लिए एक मोटिवेशन बने रहे। जब भी मैं तुम्हारी कामयाबी को देखता था तो मैं खुद से यही कहता था कि मुझे और मेहनत करनी है, तुम्हें हराने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि मैं अपनी जिंदगी के इस दूसरे मौके को बेकार न जाने दूं। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारा एक पुराना दोस्त। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं काफी देर तक एकदम खामोश रहा। सुन मेरे पास आई। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक पुराने दोस्त की चिट्ठी थी। क्या तुम रिप्लाई करोगे? मैंने कुछ पल सोचा, अपना फोन उठाया और लियू मिंग युआन को एक मैसेज भेजा। थैंक यू, जो बीत गया उसे बीत जाने दो। मैं दुआ करूंगा कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो। कुछ ही मिनटों में मुझे रिप्लाई आ गया। बस एक लफ्ज लिखा था, थैंक यू। लेकिन मैं समझ गया था अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। रात को हम तीनों एक रेस्टोरेंट में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने गए। मेरी बेटी ने जूस का ग्लास उठाया और बोली, हैप्पी बर्थडे पापा। पापा, बचपन में आपका क्या सपना था? मैं पल भर के लिए हैरान हुआ, फिर बोला, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। तो क्या आपका सपना पूरा हुआ? हाँ, बिल्कुल पूरा हुआ। तो फिर मेरा सपना भी सिंघुआ में जाने का है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। अपनी बेटी के मासूम और सीरियस चेहरे को देखकर मैं हंस पड़ा। ठीक है, पापा को यकीन है कि तुम ये जरूर करोगी। पिंकी प्रॉमिस? वक्त जैसे उड़ रहा था। देखते ही देखते मेरी बेटी भी हाई स्कूल के आखिरी साल में पहुंच गई। उसे मेरी और सुन की सारी खूबियां मिली थी। वो पढ़ाई में हमेशा क्लास में टॉप पर रहती थी। लेकिन गाँव को उसे 1 महीने पहले वो अचानक मेरे पास आई। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपकी उम्मीदों का क्या होगा? मैंने उसे अपने पास बिठाया और बोला, सियोन, क्या तुम्हें पता है कि पापा के टाइम पर गाँव को वाले दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? मैंने पहली बार उसे वो पूरी कहानी सुनाई। हाँ, बेशक मैंने उसमें से टाइम ट्रैवल वाला हिस्सा हटा दिया था। तो तुमने देखा, गांव का इम्पोर्टेंट जरूर है, पर यही जिंदगी का आखिरी फैसला नहीं है। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। रिजल्ट चाहे जो भी हो, तुम हमेशा अपने मम्मी पापा की शान रहोगी। सच में? हाँ, सच में। और सुनो, मैंने रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, पापा तुम्हें एक सीक्रेट बताते हैं। कैसा सीक्रेट? सक्सेस का राज ये नहीं है कि तुम्हें कभी डर न लगे, बल्कि असली सक्सेस वो है कि डर लगने के बावजूद तुम पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरी बेटी ने गहरी सोच में डूबे हुए अपना सिर हिलाया। गाँव वाले दिन मैं और सुन दोनों उसे छोड़ने गए। उसे हॉल के अंदर जाते हुए देखकर सुन ने मेरा हाथ थाम लिया। टेंशन मत लो, वो हमारी बेटी है। मैं टेंशन में नहीं हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है। हाँ, सही कहा। पलक झपकते ही 20 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। क्या तुम्हें कोई पछतावा है?
कैसा पछतावा? मेरे साथ होने का? सुन ने मुझे घूरते हुए कहा, हम अब बूढ़े हो रहे हैं और तुम अभी भी ऐसी बातें करते हो। सच कहूं तो इस पूरी जिंदगी में जिस चीज पर मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है वो था उस रात तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करना। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज वो बड़े बड़े गोल्स अचीव करना नहीं है, बल्कि अपनों के साथ बिताए हुए वो खूबसूरत पल है। 3 दिन बाद जब गाँव खत्म हुआ तो मेरी बेटी उछलती कूदती बाहर आई। मम्मी, पापा, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, चलो आज बाहर चलकर डिनर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तुम जो चाहो वो खा सकती हो। 1 महीने बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। उसने 688 मार्क्स स्कोर किए थे और पूरे शहर के टॉप 20 में अपनी जगह बनाई थी। भले ही वो मेरे वाले रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाई, पर वो बहुत ब्रिलियंट थी। पापा, सॉरी, मैं आपका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। पागल बच्ची, तुम पहले ही अपने पापा से बहुत आगे निकल चुकी हो। मैंने उसे गले लगा लिया, क्योंकि तुमने ये सब अपनी खुद की मेहनत से हासिल किया है। इसमें किसी ने भी तुम्हें कोई चीट कोड या हिंट देकर तुम्हारी मदद नहीं की। मेरी बेटी हंस पड़ी। पापा, आप कितनी अजीब बातें करते हो। मैं भी जोर से हंस पड़ा। सच ही तो था। अगर मेरा वो फ्यूचर वर्जन मुझे नहीं मिला होता, अगर मुझे वो चेतावनियां नहीं मिली होती, तो क्या मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाता? शायद हाँ और शायद ना, पर अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब ने अपनी जिंदगी का सफर तय कर लिया था। अब हमारी नई जनरेशन की बारी थी अपनी नई कहानी लिखने की। अपने 50वें साल में मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मैंने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स बेच दिए और एक एजुकेशन फाउंडेशन स्टार्ट किया। इसका मकसद पिछड़े इलाकों के टैलेंटेड बच्चों को सपोर्ट करना था। आप अचानक ये सब क्यों करना चाहते हैं? बोर्ड मीटिंग में किसी ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि एक छोटा सा मौका किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। हमारे फाउंडेशन का सबसे पहला प्रोजेक्ट था हमारे होम टाउन में एक लाइब्रेरी बनाना। इनॉग्रेशन वाले दिन मैंने स्पेशली ल्यू मिंग युआन को इनवाइट किया। वो आया अपनी पत्नी और बेटे के साथ। मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। वो थोड़ा झिझक रहा था। इसमें थैंक्स कैसा? आखिर हम सब इसी शहर से तो निकलकर आगे बढ़े हैं। मैंने स्टेज पर जाकर अपनी स्पीच शुरू की। कई सालों पहले मैं अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी एग्जाम में पूरी तरह बर्बाद होने वाला था। इसलिए नहीं कि मैंने मेहनत नहीं की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई शॉर्टकट लेना चाहता था। आज इस लाइब्रेरी को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चे ये समझ सकें कि एजुकेशन से किस्मत बदली जा सकती है, लेकिन वो एजुकेशन तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। कोई भी शॉर्टकट या चीटिंग आखिर में सिर्फ तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। नीचे बैठे लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। मैंने देखा कि ल्यू मिंग युआन की आंखें नम हो गई थी। सेरेमनी खत्म होने के बाद हम दोनों लाइब्रेरी में टहल रहे थे। इतने सालों में तुम्हारी जिंदगी कैसी रही? काफी अच्छी। और तुम्हारी? बहुत बढ़िया। जियांगबेई, मैं तुमसे हमेशा से एक सवाल पूछना चाहता था। क्या उस साल गाँव के टाइम तुम्हें उन सब चीजों के बारे में पहले से कैसे पता चल गया था? बस समझ लो मेरी गट फीलिंग थी। गट फीलिंग? हाँ, मेरी गट फीलिंग ने मुझसे कहा था कि मुझे होशियार रहना चाहिए। ल्यू मिंग युआन ने कुछ सोचते हुए अपना सिर हिलाया। जब हम विदा ले रहे थे तो उसने अचानक कहा, जियांगबेई, अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं फिर से तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा। अगले जन्म का इंतजार क्यों करना? मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हम अभी भी दोस्त बन सकते हैं। वो 1 सेकंड के लिए चौंका और फिर उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। इस एक हैंडशेक ने हमारे बीच की 30 साल पुरानी कड़वाहट को खत्म कर दिया था। रात को मैं काफी देर तक लाइब्रेरी में अकेला रुका रहा। शेल्फ्स पर रखी उन किताबों को देखते हुए मैं अपनी पुरानी यादों में खो गया। अचानक मेरे सामने एक बहुत ही जाना पहचाना सा साया आ खड़ा हुआ। ये 35 साल वाला मैं था, नहीं बल्कि 18 साल वाला मैं था। बहुत दिनों बाद मिले, वो मेरे सामने बैठ गया। मैंने तुम्हें बस एक वार्निंग दी थी, एक ऐसी वार्निंग जिसने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दी। जिंदगी ऐसी ही होती है, एक फैसला, एक मोड़ और सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। तो तुम फिर आ गए? क्या इस बार भी तुम मुझे किसी बात की वार्निंग देने आए हो? नहीं, इस बार मैं सिर्फ तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। अलविदा? हाँ, क्योंकि अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही शानदार रही है। तुमने अपने हर फैसले को एकदम सही साबित किया है। थैंक यू। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। उसका शरीर अब धीरे धीरे गायब होने लगा था। तुम्हारी इसी कामयाबी की वजह से आज मेरी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं बचा है। रुको, मैंने पीछे से आवाज लगाई। अगर तुम्हें दोबारा मौका मिलता तो क्या तुम मुझे वो बातें कभी नहीं बताते? उसने पलटकर मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, क्योंकि तुम्हें इस तरह खुश देखकर ही मुझे असली खुशी मिली है। ये कहते ही वो हमेशा के लिए गायब हो गया। लाइब्रेरी में फिर से एकदम सन्नाटा छा गया। मैं बहुत देर तक बस वहीं बैठा रहा। मुझे समझ आ गया था कि जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य फ्यूचर जान लेना नहीं है, बल्कि हिम्मत करके अपने प्रेजेंट को बदलना है। तभी मेरा फोन बजा। ये सन थी। तुम अभी तक घर नहीं आए? मैं नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस आ रहा हूँ। मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला। आसमान में चारों तरफ तारे चमक रहे थे। 50 साल का होने के बावजूद मैं आज भी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं जानता था कि जिंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त हमेशा आज ही होता है। हाँ, एकदम सच।